Hello students, so today we are going to discuss very important questions of electrostat today. So let's start with the same. So let's have our first question here. Yes, so we have our this question. If a charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q, तो इसका मतलब मेरे पास दो इक्वल चार्जेस हैं और उन्होंने क्यू बोला है, इसका मतलब तो यहाँ पे एक बात साफ नजर आ रही है मुझे कि एक ये चार्जेस था क्यू और एक ये वाला चार्जेस था क्यू और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू वुड बी। तो मैंने एक स्मॉल क्यू को बीच में रखा है, तो बताओ अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा। तो अब स्मॉल क्यू को अगर मैं बीच में रखूंगा तो ध्यान रखना कभी भी मतलब ठीक है, हम तो हम हमेशा अपोज जब भी हमें से इक्विलिब्रियम में करना होता है ना, तो ये वाला चार्ज हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव इफ यू वांट इक्विलिब्रियम फॉर दिस सिस्टम। तो अगर हमें इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो अगर मैं कोई थर्ड चार्ज लेकर आ रहा हूँ बीच में, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास मान लो चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर मेरे पास 2 है और ये चार्ज नंबर मेरे पास 3 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ। तो देखो, अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा ना, जैसे मैं इस चार्ज 1 की बात करता हूँ, तो चार्ज 1 पे एक फोर्स लग रहा होगा, एक लगा रहा होगा 2 और एक लगा रहा होगा 3। तो 1 और 3 ये दोनों तो रिपल्शन कर रहे होंगे, तो ये फोर्स जो लग रहा है ये मेरे पास क्या है, फोर्स 1 और 3। क्योंकि देखो, ये वाला चार्ज 1 है और ये वाला चार्ज 3 है, तो 1 और 3 आपस में रिपल्शन करेंगे क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन 1 और 2 आपस में अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इसका मतलब एक लगेगा फोर्स 1 और 2, राइट। ठीक है, तो ये मेरे पास ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो अभी हमने सिर्फ 1 को देखा है, तो 1 को देखने से क्या चीजें हो सकती है प्रूव, देख लेते हैं एक बार। और इस हमने बीच में हमेशा मिड में रखते हैं, तो मान लो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाला भी तो डिस्टेंस x ही होगा, राइट। तो अब अगर इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज होती है तो सारे फोर्स उस पर जो लगते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अब अगर मैं 1 पे ही लेके चलता हूँ तो फोर्स 1 3 शुड बी इक्वल टू फोर्स 1 2। अगर मुझे इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो ये सारे मेरे इक्वल होने चाहिए। तो मैं 1 3 की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर, दोनों के बीच में 2x है, राइट, इक्वल टू ऐसे ही आएगा के। अब ये F2 की बात चल रही है, ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच में क्या आएगा, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस तो x ही है और बड़े बड़े चार्ज के बीच में 2x था इसलिए 2x लिखा, राइट। तो के से के कैंसिल आउट, क्यू से क्यू एंड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आई विल गेट, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब q इज इक्वल टू q/4। एम आई राइट। तो इट मीन्स व्हाट वुड बी द चार्ज, व्हाट वुड बी द चार्ज फॉर द थर्ड चार्ज, सो थर्ड चार्ज शुड बी इक्वल टू q/4। इट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो जब भी हमें इक्विलिब्रियम में देखते हैं हम किसी एक को लेके उसके अपोजिट में जितने भी होते हैं उसको इक्वल कर देते हैं, बस यही करना होता है। यस, so we have our next question. It is saying that a charge oil drop is suspended in uniform field, मतलब नीचे से फील्ड आ रही है और वो सस्पेंड हो रखा है, मतलब ना तो वो नीचे गिर रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, लिखा है ना, so that it neither falls nor rises। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इतने की दे रखी है, कह रही थी चार्ज ऑन द ड्रॉप विल भी, तो ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा और ड्रॉप का मास आपको दे रखा है। तो फिर इसका मतलब ऐसी कंडीशन में वो रुक गया है, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है वो ड्रॉप। तो हमें एक बात पता है, अगर किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम में रहना होता है तो नीचे तो वेट लगता ही है हमेशा, वेट मींस mg, राइट। एंड जो ऊपर की साइड लगता है वो क्या होता है, मेरे पास फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो इट मींस अगर ये मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये mg और ये फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तभी तो वो ना तो वो नीचे आ रहा ना ऊपर आ रहा,
राइट। तो इट मीन्स कैन वी से दैट कि अगर मुझे यही बोल रखा है कि ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यूई। क्यूई जो फोर्स होते हैं यहाँ पे, तो वेट भी अपने आप में फोर्स है और ये वाला इलेक्ट्रोस्टैट वाला भी फोर्स है, क्योंकि फील्ड मान लो इस तरीके से आ रही है। तो फोर्स जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला है, फील्ड वाला जो फोर्स है, और जो मास मतलब जो वेट लग रहा है mg, तो बस क्यू निकालना है हमें, यही तो लिखा है, द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, और हमें मास दे रखा है उस चार्ज का। तो ठीक है भाई, जब मास दे ही रखा है तो रख लगते हैं 9.9 इंटू 10⁻⁻15, 15 है ये, एंड जी तो सबको पता है 10 होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे रखी है, तो बस निकल के आ जाएगा चार्ज आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नीचे ले आया, तो व्हाट वुड बी माई चार्ज। तो अब जब मैं इसे देखो 9 और ये 3 है, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3.3। तो 3.3 इंटू, अब जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ये माइनस का 15, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻18 कूलम, राइट। सो माई चार्ज वुड बी 3.3 इंटू 10⁻⁻18। तो जब भी कोई भी चीज अगर बैलेंस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप हमेशा क्या करोगे, फोर्स इज इक्वल टू क्यूई, आपको पता है, तो क्यूई को आप उसके वेट से mg से बैलेंस कर दोगे और आपका आ जाएगा। तो यही भी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट A and B are the two identical sphere charge bodies which repel each other with the force F1 kept at the finite F, this is F kept at finite distance। तो ये दो चार्ज है A and B और आइडेंटिकल स्फीयर के चार्ज बॉडीज हैं ये, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ द सेम साइज, एक आप थर्ड चार्ज लेकर आए जो कि चार्ज नहीं था और साइज सेम था उसका, और आपने उसको कांटेक्ट में रखा विद दी बी। तो अगर आप उसे बी के साथ रखोगे, तो देखो हमें पता है जब भी हम अनचार्ज बॉडी लेकर आते हैं और चार्ज बॉडी के साथ टच करवाते हैं, तो वो चार्ज इक्वल इक्वल बढ़ जाता है, राइट। तो इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा, तो और आपने टच करवाया और फिर उसे रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब थर्ड पर तो वो आधा ही रह जाएगा ना फिर, तो थर्ड पे वो मेरे पास आधा ही रह जाएगा, राइट। ओके, नाउ इट इज देन केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, और फिर उसी को हमने मिड पॉइंट ऑफ ए और बी के बीच में रख दिया। तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सी। तो अब सी पे कितना फोर्स लगेगा अगर आपने उसे मिड पॉइंट पे रखा है ए और बी के। तो क्वेश्चन आई गेस थोड़ा सा लेंथी है, बट आई गेस समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो नाउ, तो हमको उसने क्या बोला कि हमारे पास पहले ए और बी दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। ठीक है भाई, तो दो आइडेंटिकल स्फीयर बना लेते हैं हम। तो एक क्यू ये है और एक ये है, राइट। ये ए है और ये मेरे पास बी है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास आर, फाइन। तो जो फोर्स बनेगा, तो फोर्स कितना बना होगा इनके बीच में, के क्यू क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, राइट। बहुत सिंपल है। लेकिन जब आप एक एक थर्ड अनचार्ज बॉडी को लेकर आए और आपने उसे बी से टच करवाया, तो फिर वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू हो जाएगा, राइट। और फिर उसी को आपने बीच में रख दिया, तो फिर जो कंडीशन बनेगी फिर क्या बन जाएगी। तो अब देखो ये मेरे पास वही ए और बी तो रहेगा ही रहेगा, ए तो वही रहेगा क्यू, लेकिन जब आप बी से टच करवाए थे तो वो तो क्यू बाई टू हो जाएगा। और वो जो थर्ड बॉडी थी फिर आपने उसी को कहाँ रख दिया, सी पे रख दिया ऐसे, तो वो भी तो क्यू बाई टू हो गया होगा, क्योंकि जब आप लेकर आए तो आधा आधा बढ़ जाता है ना सी के साथ। आई मीन ये बी के साथ जब आप सी लेकर आए, ये सी थर्ड चार्ज था, न्यूट्रल था पहले ये, तो आपने क्यू से बी से टच करवाया तो वो आधा आधा हो गया, इसलिए क्यू बाई टू हो गया। फिर अब कह रहा है कि उसने उसको आपने ए और बी के बीच में रख दिया एज पर टू द क्वेश्चन। तो कह रहा है अब आप बताओ सी पे कितना फोर्स लग रहा होगा। हमें पता है ये ए और ये बी और ये सी, तो सी पे एक तो फोर्स लगा रहा होगा ये, मतलब एक तो बी से रिपल्शन खा रहा होगा ये, और ए के रिपल्शन खा रहा होगा ए से, राइट। तो सी पे जो फोर्स लग रहा है, एक ये रिपल्शन लग रहा है ए की तरफ से और एक रिपल्शन लग रहा है बी की तरफ से, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव हैं।
तो जो टोटल फोर्स आ रहा होगा तो ज्यादा कौन सा होगा, ए वाला या बी वाला? देखो ये तो Q/2 है और ये Q है, तो ज्यादा कौन लगा रहा होगा, ये Q वाला लगा रहा होगा ना। तो ये ए वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका मतलब सी पे नेट फोर्स कितना आ रहा होगा? तो सी पे नेट फोर्स आएगा Fa - Fb, क्योंकि भाई दोनों अपोजिट हैं। अगर एक डायरेक्शन में तो मैं ऐड कर देता, लेकिन ये तो अपोजिट है। तो Fa कितना बनेगा, यही तो बोला था नेट फोर्स निकालो सी पर। तो Fa, तो माई Fa वुड बी के, Q तो Q ही है, और दूसरा वाला चार्ज कितना है, सी वाला, Q/2। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा R था और अब आपने C रख दिया बीच में, तो ये भी R/2 हो गया और ये भी R/2 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, तो दिस वुड बी R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब ये के, अब देखो हमारे पास सी और बी की बात चल रही है, तो सी और बी की बात चल रही है, तो कितना हो जाएगा, के Q/2 और ये हो जाएगा मेरे पास R/2 का होल स्क्वायर। राइट, तो ये इस तरीके से मेरे पास हो गया। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, के Q अपॉन R² 2, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 4 है और ये 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 2 ऊपर आ जाएगा, और ऐसे ही ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा देखो 2 और 2, ये भी तो 2 है, और यहाँ से पूरा ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 1। राइट, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो 2 - 1 1 होता है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, के अपॉन में R का स्क्वायर। राइट, तो इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा फिर मेरे पास वो, तो ये F/8 F और 0, तो इसका मतलब डेट वुड बी इक्वल टू F। राइट, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये फॉर्मूला बनकर आ गया नीचे, क्योंकि सारी चीजें कैंसल आउट हो गई आपस में। तो F बनकर आ गया, के Q1 Q2 ऊपर में R स्क्वायर, ये पहले F ही तो था। राइट, देखो ये रहा लिखा था। ठीक है, तो इसका मतलब वो मेरे पास F ही रहेगा, क्योंकि चीजें कैंसिल हो गई है, ये 2 था तो ये 4 हो गया था, तो 2 नीचे रह गया तो ऊपर आ गया, इसी तरीके से। राइट, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट A charge Q is divided into two parts. एक बड़ा चार्ज था और उस बड़े चार्ज को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक बन गया वो Q और तो दूसरा क्या बनेगा, Q माइनस स्मॉल q। राइट, तो उन इस कैपिटल Q को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q फॉर द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम। तो अब ये बोल रहा है कि आप बताओ कि स्मॉल q की वैल्यू क्या रहेगी अगर मुझे f को मैक्सिमम रखना है। तो अब अगर मुझे ये रखना है, तो देखो एक बात यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि अगर मेरे पास फोर्स को मैं देखता हूँ, ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया गया है, तो अब दोनों के बीच में एक फोर्स भी लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, के क्यू, क्योंकि स्मॉल क्यू में तोड़ा है, और एक क्यू माइनस स्मॉल क्यू में तोड़ा है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, के क्यू क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। भाई अभी एक तरह से एक ही चार्ज माना जाएगा ना, क्यू माइनस स्मॉल क्यू, उसको एज अ वन चार्ज हम कंसिडर करेंगे, और अपॉन में इनके बीच का मान लो जो डिस्टेंस रहा होगा वो R² रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर। राइट, ऐसे बन जाना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, और अपॉन में ये R²। अब हमें एक बात पता है डिफरेंशिएशन टर्म्स में कि अगर मुझे मैक्सिमम फोर्स निकालना है, so whenever we want to find out the whenever we want the maximum force, so we have to do the differentiation। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में उसे हम क्या रखते हैं, जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ फॉर फोर्स टू बी द maximum then of course df by dt या df by d, because in we are differentiating with respect to q, तो df by dq should be 0, तभी तो वो मैक्सिमम आता है। राइट, ये मैथमेटिक्स में हम करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, राइट, मैक्सिमा निकालने के लिए हमें df by dq d0 रखना पड़ता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। राइट, तो f की वैल्यू तो मेरी आ चुकी है ऑलरेडी ऊपर वाली। राइट, सो इट मीन्स d by dq, और जो मेरे पास f की वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू k, जो ऊपर लिखी है उसी को लिखना पड़ेगा,
माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, राइट? तो देखो अब ये के एंड आर स्क्वायर, सो दीज आर दी कांस्टेंट, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्मॉल क्यू के टर्म्स में। सो वी विल टेकन आउट के एंड आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अच्छा, अब ये क्यू क्यू है, तो क्यू क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्यू, राइट? सेम जैसे आप टी के लिए करते थे। अब ये स्मॉल क्यू स्क्वायर है तो टू आगे आ जाएगा, राइट? और ये बन जाएगा क्यू, क्योंकि टू माइनस वन, तो क्यू आ गया, राइट? एंड इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया मेरे पास। तो अब अगर देखो के अपॉन में आर स्क्वायर इधर जाएगा तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? तो क्यू इज इक्वल टू टू क्यू हो जाएगा। तो क्यू कितना हो जाएगा? क्यू बाय टू, राइट? तो small q would be equal to q by 2, okay? So remember always, whenever you want to find out the maxima जैसे मैथ्स में करते हैं, फोर्स निकालना है, तो आप उसकी इक्वेशन निकालो और इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दो। तो जो भी कंडीशन आएगी इसका मतलब उससे साफ हो जाएगा कि आपका स्मॉल क्यू कितना होना चाहिए, क्यू बाई टू होना चाहिए, और क्यू बाई टू होगा तो उस कंडीशन पे वो आपको मैक्सिमा देगा, ठीक है? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारे पास, हमको पता है कि जो कूलम्स लॉ होता है वो चार्ज पार्टिकल के लिए होता है। जैसे हमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बाइंड है, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए भी क्या कूलम्स लॉ लग रहा है? क्या लगता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी क्या कूलम्स लॉ ही लग रहा है? आर यू श्योर अबाउट दैट? देखो, प्रोटॉन तो चलो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना। तो अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो फिर कूलम चार्ज कैसे लग सकता है? क्योंकि कूलम तो दो चार्जेस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिचुएशन अलग है, राइट? तो फिर कूलम तो नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि एक ही तो चार्ज है और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। एम आई राइट? तो इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करने के लिए यहाँ पे कोई भी कूलम चार्ज नहीं लगता है। तो कभी कभी वो हमसे ये पूछ लेता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, राइट? और आपको पता होगा कि अगर मेरे पास कोई भी एफ बोला जाता है किसी भी मीडियम के लिए, मान लो मैंने बोला लिक्विड है, कोई भी मीडियम है, रैंडम मीडियम है, तो अगर आपको बताने कि एयर के टर्म्स में वो कितना हो जाएगा, तो ऑलवेज रिमेंबर वो वन बाय के टाइम्स हो जाता है, राइट? तो एफ एयर बाय के, तो जितना भी एयर में पार्ट चार्ज रखे होते हैं तो उनके बीच का जो होता है, तो वो कोई फोर्स है। तो अगर आपको कोई लिक्विड का बताना है, कोई भी गैस का बताना है, कोई भी वाटर का बताना है, तो वो वन बाय के टाइम्स हो जाता है, राइट? या आपने पहले भी आई गेस पढ़ा होगा, इजंट इट? तो ये है हमारे पास, आई मीन थोड़े से इम्पोर्टेंट चीजों में आ जाता है, क्योंकि कभी कभी जब हम किसी भी एग्जाम दे रहे होते हैं तो ये सब चीजें स्किप हो जाती है माइंड से। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा इस चीज का, ठीक है? मान लो, सपोज करो कि मेरे पास ना एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, ठीक है? यस, the next question is saying that three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle. So you can see this is an equilateral triangle, and three charges are placed at the vertices plus q and minus q here. ठीक है, डायग्राम में आपको दिखा दिया गया है, इधर माइनस क्यू है एंड टू चार्जेस आर प्लस क्यू. Now they are saying the force experienced by the charges placed at the vertex A is in a direction normal to the BC. तो जो फोर्स लग रहा है ना इस पे, तो BC का नॉर्मल क्या होगा? B एंड C का नॉर्मल ऐसे है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल लग रहा है। तो अब वो नॉर्मल जो लग रहा है वो कितना होगा? अब उसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ये ये या ये। तो अब इसको अगर ये नॉर्मल लगवाना चाह रहा है और वो हमें बताना है, तो फिर कैसे करना चाहिए? देखो भाई, अब एक सेकेंड, द फोर्स experienced by the charge placed at the vertex A
इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू दी बीसी। अब नॉर्मल टू दी बीसी की अगर ये बात कर रहा है तो फिर ये कितना, देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ पे ना वर्टेक्स ए पर कितना प्लेस एट द वर्टेक्स इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। अब वो बी नॉर्मल बताना है हमें कि अब लग रहा है नेचुरली लग रहा है या नहीं, हमें उससे नहीं पता। लेकिन नॉर्मल वाले वेक्टर का नॉर्मल वाले जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, कितना भी हो सकता है तो निकालना है। देखो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम नेचुरली देखते हैं कि क्या कंडीशन हो रही है। देखो भाई अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो मैं एक काम करता हूँ नीचे बना के दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें ये ट्राइंगल दिया, ठीक है, उसने बोला है कि बी सी के नॉर्मल बताना है, वो उसने मांगा है हमसे। अब नेचुरली बीसी के नॉर्मल सच में फोर्स लग रहा है या नहीं वो हमें नहीं पता। देखो अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा तो वो फोर्स इस साइड जाएगा ऐसे, राइट, तो वो फोर्स ऐसे जाएगा। तो ये कैपिटल एफ है, ये प्लस क्यू है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी प्लस क्यू है, प्लस क्यू आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो ऐसे जाएगा फोर्स। ठीक है, तो एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है, तो अब इन दोनों का अगर मैं वो देखूंगा रिजल्टेंट तो वो कहीं ना कहीं ऐसे आना चाहिए। इसका मतलब ये तो बीसी के पैरेलल हो गया रिजल्टेंट इसका, और बीसी के नॉर्मल तो ऐसे होना चाहिए फोर्स। क्या कोई भी फोर्स ऐसे आ रहा है आपका नॉर्मल की साइड? भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई फोर्स आ रहा है रिजल्टेंट। तो नॉर्मल की साइड तो मुझे पूरा पूरा, भाई देखो पैरेलल की साइड तो आ गया, जैसे बीसी है तो ये रिजल्टेंट आ गया फोर्स, वो मेरे पास पैरेलल की साइड जा रहा है बीसी से, बट परपेंडिकुलर तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे तो जीरो ही लग रहा है, क्योंकि जब उसने खुद ही पूछ लिया नॉर्मल कितना होगा और जीरो भी ऑप्शन में है, क्योंकि नॉर्मल नहीं लग रहा है ना नेचुरली, हम जबरदस्ती कैसे बनाए। अगर जा रहा होता ऊपर तो हम निकालते उसे, लेकिन चांसेस ही नहीं लग रहे हैं मुझे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 60 है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये जो एंगल होगा ये भी तो पूरा 60 ही होगा। भाई अगर ये पैरेलल था 60 तो ये भी 60 हो गया, ठीक है, और ये 60 है तो फिर ये भी तो 60 होगा, राइट। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 180 हो जाएगा ना, ये वाला पूरा, ये पूरा 180 है। तो मैं इस कंपोनेंट का जो कि पैरेलल है, पैरेलल वाले कंपोनेंट तो पूछा भी नहीं था, मान लो अगर उसने पूछा होता तो मैं ऐसे निकालता, ये भी F1 है ये भी है, तो ये कितना हो जाता है एफ स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस का 2FF कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है 120। रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं ना, वेक्टर से हमने पढ़ा था। तो ये कितना हो जाता मेरे पास, तो ये मेरे पास हो जाता 0, तो ये कॉस द 1/2, तो 1/2 से 1/2 बन जाता, फिर ये मेरे पास एफ स्क्वायर हो जाता। तो देन आई वुड गेट, तो फिर मेरे पास जो रिजल्टेंट आता वो मेरे पास मतलब इसको सॉल्व करने से ही मेरे पास पूरा रिजल्टेंट आ जाता जो भी होता। ठीक है, तो मेरे पास चलो इसको यूज करने से मेरे पास रिजल्टेंट अपना आ जाता, फाइन। लेकिन अब अच्छा ये कॉज है ना, तो 1/2 माइनस में होता जहां तक मुझे दिख रहा है, तो माइनस से एफ स्क्वायर से माइनस एफ स्क्वायर कट जाता, तो एफ स्क्वायर का रूट कितना हो जाता है, एफ आ जाता। तो इसका मतलब एक चीज साफ है कि अगर पैरेलल वाला पूछा होता तो पैरेलल वाला एफ हो जाता, लेकिन इसने पूछ लिया हमसे नॉर्मल वाला, और नेचुरली तो नॉर्मल कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पर, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब क्या कोई भी आपको फोर्स दिख रहा है जो ऐसे नॉर्मल लग रहा हो ऐसे? ये तो अभी मैंने बनाया है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है, लेकिन नेचुरली तो कोई फोर्स है ही नहीं, जबरदस्ती थोड़ी बना देंगे हम कुछ भी। तो बीसी के नॉर्मल पे जो ए पे लग रहा है वो कोई फोर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आंसर वुड बी जीरो। बड़ा ही अजीब क्वेश्चन था, जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बस यही है हमारा, मतलब कोई फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यस, next question is saying that the three charges plus 4q, q and small q are placed in a straight line of length l at the points at distance 0, l/2 and l। इसका साफ साफ सा मीनिंग है कि अगर आपके पास एक ऐसी कोई लाइन है,
ठीक है। तो अब जीरो वाला पॉइंट कहाँ पे होता है, तो जीरो वाला पॉइंट होता है ये, L/2 वाला पॉइंट होता है ये, और कंप्लीट L वाला पॉइंट होता है ये। तो यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं, एक रखा हुआ है +4Q, एक रखा हुआ है कैपिटल Q, और एक रखा हुआ है स्मॉल q, राइट, एज पर टू द क्वेश्चन एट द पॉइंट रिस्पेक्टिवली व्हाट शुड बी द q, आपकी इस q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q, इसके अंदर शुड बी 0। तो आपको रिलेशन बनाना है ना, मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि ये कितना होना चाहिए, और नेट फोर्स, अच्छा इसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स 0 की कंडीशन लगा के आपको इस कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है। आपको स्मॉल क्यू पे कंडीशन गिवन दे रखी है कि यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है। अब मान लो ये 1 दे रखा था, ये 2 दे रखा था, ये 3 दे रखा है, तो आपको पता है नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है 0, तो क्यू पे बताओ, देखो 1 और 3 को देखो, तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, राइट, इस तरीके से। और अगर मैं 2 को देखता हूं तो 2 पर भी ऐसे फोर्स मान लेते हैं कि ऐसा लग रहा होगा। अब उसने खुद ही बोला है कि भाई दोनों फोर्स हमारे क्या है, नेट फोर्स 0 है। तो अब आप वैसे तो देखने में लग रहा है कि ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन जब क्वेश्चन में खुद ही बोला है नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो आपको क्या मतलब है, आप बस फोर्स लगाओ, बात खत्म। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स 1 3 प्लस फोर्स 2 3 शुड बी इक्वल टू 0 एज पर टू द क्वेश्चन। भाई खुद ही बोला है ना नेट फोर्स इस पे 0 लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं 1 3 की बात करता हूं, तो अगर मैं 1 3 की बात कर लेता हूं, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक L/2 है, ये पूरा का पूरा L है, सबको पता है। तो अगर मैं F13 की बात करता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, K1 कितना है मेरे पास 4Q, और ये कितना है मेरे पास Q डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा L²। तो ये 1 3 हुआ। अब 2 3 की बात करते हैं, 2 3 कौन कौन है ये, तो 2 3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, L/2 है, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय L/2 का होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, तो जितनी भी चीजें कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल के उधर भेज दो, राइट। तो ये मेरे पास होना, या मान लो आप उसको उधर लेके चले जाओगे, तो उधर लेके जाओगे तो K से K कट जाना चाहिए, Q से Q कट जाना चाहिए। मैं करके दिखा देता हूँ जिसको दिक्कत हो रही है। 4Q² डिवाइड बाई L का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का K कैपिटल Q स्मॉल q L²/4। तो देखो L² से L² कटा, Q से Q कटा एक ही वाला, K से K कटा, और ये 4 ऊपर आ जाएगा। तो जब ये 4 ऊपर आ जाएगा तो डोंट यू थिंक कि 4 से 4 भी कट जाना चाहिए, ऊपर आ जाएगा ना ये। तो ये क्या बचा, सिर्फ एक कैपिटल क्यू और माइनस क्यू बचा, तो इसका मतलब कैपिटल क्यू कितना होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। तो अगर कैपिटल क्यू की वैल्यू तो निकालनी थी स्मॉल क्यू के टर्म्स में, तो इसका मतलब योर कैपिटल क्यू शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू, यही आंसर है। यही 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 बोला जाता आपको ऑप्शन में भी, कि आपको ये दे रखा है तो आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल था, जो कंडीशन दे रखी है वही कंडीशन का तो हम यूज करेंगे। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल का पोर्शन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो अगर किसी भी पॉइंट पे 2 पोटेंशियल है, तो अगर आपसे नेट पोटेंशियल पूछेगा तो आप ऐड करोगे, ठीक है। आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है कि पहले क्या था और इनिशियल क्या है, तभी तो हम पोटेंशियल का डिफरेंस भी बता पाते हैं, राइट। तो ये पोटेंशियल अपने आप में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसी को आप स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स P and Q आर मेंटेन एट द पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एंड द माइनस का 4 वोल्ट। तो हमारे पास ये 2 पोटेंशियल है, जिनको अलग अलग पोटेंशियल पे हमने ये ऐसे मेंटेन कर रखा है। कह रहे दी वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P टू Q। सो P से लेकर Q तक हमें ये मेंटेन करवाना है। सो अब अगर वर्क डन निकालना है, तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, Q इंटू में डेल्टा V होता है, राइट। भाई Q इंटू V, यही तो मेरे पास वर्क डन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो V होता है वो क्या होता है W/Q।
तो W बाई क्यू है, तो अगर वो आपसे दो पोटेंशियल दिए हैं तो दोनों का डिफरेंस, तो Q कितना हो जाएगा, आई मीन W कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। वर्क डन हमेशा इस फॉर्म में से निकाला जाता है, राइट ये पढ़ी है ना डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, और डिफरेंस होता है तो दो पॉइंट के बीच का निकालते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात करता हूँ तो माई चार्ज वुड बी, देखो Q इज इक्वल टू एन नहीं पढ़ा है हमने, 100 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो टोटल चार्ज वुड बी 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 एन ई होता है ना, एन इंटू ई, और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये 100 है और ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। सो आई वुड गेट इलेक्ट्रॉन है ना, तो टोटल चार्ज तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इट मीन्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। This is my total charge on a body. Now if I want to find out the potential difference, delta V, so my delta V would be VQ minus VP, right? मैं यही तो बोला था, Q और P पे दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये 10 वोल्ट एंड माइनस का 4 वोल्ट, तो इसका मतलब VQ पे कितना चार्ज है, माइनस का 4 और माइनस का 10, माइनस माइनस सबको पता है प्लस होता है, आई मीन वैसे करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 वोल्ट। अब अगर मुझे W बताना है तो W का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, Q आपने निकाल लिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 एंड योर पोटेंशियल इज 14। वैसे तो दोनों ही नेगेटिव थे, नहीं इलेक्ट्रॉन भी, चार्ज भी तो नेगेटिव था, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट मींस वर्क डन कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन था, तो 10 की पावर माइनस 16 जूल, राइट। तो इस तरीके से भी हमारे पास Q इंटू डेल्टा वी, कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या वर्क डन क्या है बेसिकली, तो आपको ध्यान रखना है वर्क डन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये पाथ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन जो होता है वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या थी और आपकी फाइनल वैल्यू क्या है। सो इफ यू नो द इनिशियल एंड द फाइनल पैथ, मान लो आप चार्ज कहीं पे था और उसे कहीं और ले गए, तो बस आपको इनिशियल देखना है पोटेंशियल कितना है, और फिर आपको बस फाइनल पोटेंशियल देखना है, ठीक है, तो बस, और फिर आपको वर्क डन निकालना है, डेल्टा वी निकल जाएगा, राइट, सिंपल है। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको बस इनिशियल और फाइनल देखना होता है। तो इसके क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पे लेते हैं। देखो हमारे पास कह रहे थे वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q once around a circle of radius r with a charge Q at the center। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक चार्ज Q सेंटर पे है और उसके आसपास ये ऐसा स्फेयर बना हुआ है या सर्कल बना हुआ है, सर्कल नॉट स्फेयर, ठीक है, तो देखो अब पोटेंशियल जो आता है वो तो पूरा का पूरा सेम ही रहता है भाई, भाई जो ऊपर है वो ही अंदर भी रहता है, ठीक है, तो और हर सरफेस पे सेम ही रहता है, जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, उतना ही यहाँ है, हर जगह पे पोटेंशियल सेम ही तो रहता है, हर एक पॉइंट पे वी रहता है। कह रहा है एक पूरा चक्कर लगा लिया, बताओ कितना पोटेंशियल होगा, अरे भाई जितना पोटेंशियल यहाँ पर है चक्कर लगा लोगे तब भी तो पोटेंशियल उतना ही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, अभी पढ़ा है हमने, क्यू डेल्टा वी होता है, तो क्यू चलो जो भी है, अब ये V2 माइनस V1 हो गया, भाई V2 माइनस V1 एक ही बात तो है, भाई V1 भी वहीं पर ही है पूरे सरफेस पे और V2 भी वही है, तो जब V और V दोनों सेम ही है, पूरे सरफेस पर ही सेम है, तो V माइनस V कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसका मतलब टोटल ओवरऑल वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो अगर पढ़ा है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी तो पढ़ा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारे पास सारा पोटेंशियल सेम है, तो जब पोटेंशियल ही सेम है तो डिफरेंस भी तो जीरो आएगा, ठीक है। जैसे आपने हमेशा देखा भी होगा कि एक हमारे पास क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक होता है, राइट, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई नॉट थी, तो अगर आपके पास आपने डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया है मान लो, तो फिर ई कितना हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ना, तो ई हो जाता है ई नॉट बाई के, 1/k टाइम्स, 1/k टाइम्स कम हो जाएगा ना, तो ई नॉट अगर आपका मैक्सिमम पहले आ रहा था और अब आपने डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया है, ऑयल भर दिया है उसके अंदर, तो फिर मेरे पास कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के। तो लोग कहते हैं फिर अच्छा अगर हम ऑयल वाले को हटा देंगे तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, अरे तो फिर वही वाली बात, ए नॉट कितना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, फिर वो जब आप ऑयल को बाहर निकाल दोगे तो के इज इनटू टाइम्स ई, ठीक है। तो भाई अगर जब जब ऑयल में इतना कम है तो ऑयल को हटाने के बाद इतना बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ
अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप सेम रखते हो तो बताओ डिस्टेंस के बढ़ाने से v कितना होगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि v इज इक्वल टू ed होता है, ed। तो अगर आप e को कांस्टेंट रखते हो तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास ये v भी बढ़ जाएगा, या v जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, वर्क डन अगर हमें कभी भी निकालना होता है, ठीक है, मान लो मैं एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके गया, तो जहां पे वो इनिशियल था पहले पूरा पोटेंशियल निकाल लो वहां का, फिर जहां पे आप उसे फाइनली लेके गए फिर वहां का पोटेंशियल निकाल लो टोटल, बस। फिर अब वर्क डन कैसे निकालोगे, Q इंटू में डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो आपका वर्क डन भी आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है, तो आज के लिए यूट्यूब के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का पोर्शन हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।